Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start a new chapter for BCom Part 1 Accounting. The name of the chapter is Partnership Retirement. बेसिकली ये चैप्टर हम खुसूसी तौर पे बीकॉम पार्ट 1 के लिए बना रहे हैं, बीकॉम पार्ट 1 स्टूडेंट्स के लिए। और ये चैप्टर सेकेंड ईयर कॉमर्स में भी काम आ सकता है क्योंकि दोनों में ये चैप्टर कॉमन है। सो लेट्स स्टार्ट। पार्टनरशिप रिटायरमेंट में फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना होगा कि रिटायरमेंट का मतलब क्या है। तो आइए पढ़ते हैं। द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एक्सटिंग्विशेस हिज इंटरेस्ट इन द पार्टनरशिप फर्म एंड दिस लीड्स टू द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। यानी कि रिटायरमेंट में सबसे पहली बात यह है कि जो भी पार्टनर पार्टनरशिप को लेफ़्ट करके जाता है, उसके जाने से पहली बात उसका जितना भी इंटरेस्ट पार्टनरशिप में हुआ करता था, जितनी भी ऑनरशिप हुआ करती थी, वो सब ख़त्म हो जाती है। और जो पार्टनरशिप पुरानी पार्टनरशिप हुआ करती थी जिसमें वो पार्टनर था, वो ख़त्म हो जाती है और एक नई पार्टनरशिप वजूद में आ जाती है जिसमें अब रिमेनिंग पार्टनर रह जाते हैं। लेट अस सपोज़ के 3 पार्टनर मिस्टर ए बी सी पार्टनरशिप को चला रहे थे। मिस्टर सी ने तमाम पार्टनर्स को, रिमेनिंग पार्टनर्स को एक नोटिस सर्व किया ऑफ हिज इंटेंशन टू रिटायर। तो अब होगा क्या कि मिस्टर सी जब रिटायर हो रहे हैं तो उनका जितना भी कैपिटल था, जितना भी उनका हक था, वो अब उनकी एबीसी की पार्टनरशिप से ख़त्म हो जाएगा। अब एबीसी वाली पार्टनरशिप एक्सटिंग्विश हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अब जो रह जाएंगे पार्टनर्स ए एंड बी, अब वो एक रिकॉन्स्टिट्यूशन पार्टनरशिप बन जाएगी। यानी कि एक दोबारा से तामीर की गई, दोबारा से असर नौ बनाई गई पार्टनरशिप वजूद में आएगी जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ ए और बी पार्टनर होंगे, ए बी सी नहीं होंगे। ठीक है। अ पार्टनर हु गोज़ आउट ऑफ अ फर्म इज़ कॉल्ड रिटायरिंग पार्टनर और आउटगोइंग पार्टनर। उस पार्टनर को जो जा रहा है रिटायरिंग पार्टनर कहा जाता है। कॉजेज़ फॉर द रिटायरमेंट मे बी दैट अ रिटायरिंग पार्टनर मे बी टू ओल्ड। पार्टनरशिप में रिटायर होने के, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसका सबसे पहला रीज़न ये होता है कि जो रिटायर हो रहा है वो ओल्ड हो चुका है, ओल्ड एज हो चुका है, उसकी उम्र हो गई है, अब उससे काम नहीं होता, उससे एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं लिया जाता। दैट इज़ वाई ही इज़ रिटायरिंग। और ही मे हैव बेटर अपॉर्चुनिटी इन अ डिफरेंट लाइन। और हो सकता है कि अभी वो उसकी उम्र नहीं हुई है, अभी उसकी उम्र अच्छी खासी है, वो अभी यंग है, लेकिन वो किसी और लाइन में अपना ट्रांसफ़र करना चाहता है, उसको कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है। हो सकता है वो अब्रॉड जा रहा हो सकता है कि वो करंट बिजनेस से वो सेटिस्फाइड ना हो, इसलिए वो आगे बढ़ना चाहता हो। और ही मे डिसलाइक द को पार्टनर्स एटीट्यूड और एनी अदर रीज़न। इसके अलावा तीसरा मोस्ट लाइकली रीज़न ये भी हो सकता है कि जो जिन पार्टनर्स के साथ वो पार्टनरशिप में अपने हिस्सेदारी में था, उन पार्टनरों के साथ उसकी बन नहीं रही, उसके साथ उनका एटीट्यूड मैच नहीं हो रहा है, वगैरह वगैरह, उनके साथ मतलब कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये कुछ इसके केसेस हैं, 3 कॉजेज़ हैं सॉरी, कि पार्टनरशिप में रिटायरमेंट क्यों हो जाती है, पार्टनर छोड़ के क्यों चला जाता है। ठीक है, कि ओल्ड एज हो जाना ये पहला रीज़न है। ठीक है, डिफरेंट कोई बेटर अपॉर्चुनिटी किसी पार्टनर को मिल रही है। ठीक है, दूसरा रीज़न ये है। और तीसरा ये है कि हो सकता है कि डिसलाइकनेस या कन्फ्लिक्ट का इशू चल रहा हो पार्टनर्स के दरमियान, इसलिए एक पार्टनर ने डिसाइड कर लिया कि अब वो छोड़ के चला जाएगा, रिटायर हो जाएगा। द फॉलोइंग आर द वेज इन विच अ पार्टनर कैन रिटायर। अब किस तरीके से पार्टनर रिटायर हो सकता है? जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी एक पार्टनर ने सोचा कि यार अब मैं पार्टनरशिप में नहीं रहना चाहता, वो अगले दिन उठकर आया, अगले दिन उसने बता दिया कि भाई मैं अब कल से नहीं आऊँगा। ऐसा नहीं होता, इसका भी एक तरीक़ेकार होता है। रिटायर होने का तरीका होता है कि आपको सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। अगर आपने रिटायर होना है, आप छोड़ना चाहते हैं, तो तमाम पार्टनरों की मर्ज़ी से होंगे आप। जो बकाया पार्टनर आपके हैं साथ में, उनकी आपको कंसेंट हासिल करना ज़रूरी है। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, इन अकॉर्डेंस विद एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, एक एक्सप्रेस एग्रीमेंट जो आपका पार्टनरशिप बनाते वक्त हुआ होगा, उसके मुताबिक ही आपको रिटायर होना पड़ेगा। आप कोई नई पॉइंट, नई शर्तें लाकर जो है आप रिटायर नहीं हो सकते। जो भी आपने पार्टनरशिप को बनाते वक्त एग्रीमेंट किया होगा, उसके हिसाब से ही आप उसमें आप लोगों ने लिखा होगा, पार्टनरों ने लिखा होगा किस तरीके से रिटायर हो सकता है पार्टनर, उसी को फॉलो करते हुए आप रिटायर हो सकते हैं। नंबर 3, बाय गिविंग अ रिटन नोटिस ऑफ इंटेंशन टू रिटायर टू ऑल द अदर पार्टनर्स। आपको एक नोटिस जो है वो सर्व करना पड़ेगा, रिटन में नोटिस देना पड़ेगा बकाया तमाम पार्टनर्स को अपनी इस इंटेंशन के हवाले से कि आप रिटायर होना चाहते हैं। तो ये कुछ उसूल हैं पार्टनरशिप में रिटायरमेंट के।
अच्छा जी, ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था पार्टनरशिप रिटायरमेंट का। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, कितने कितने केसेस, कौन कौन से केसेस आते हैं, हम वन बाय वन मुख्तलिफ क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट केसेस करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हम इस पहले लेक्चर में बेसिकली 2 केसेस को शामिल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि मेहताब, मज़र एंड मोहसिन आर पार्टनर्स विद कैपिटल बैलेंसेस ऑफ 1,20,000, 2 लाख रुपीज़ एंड 1,60,000 रिस्पेक्टिवली। ये तीनों पार्टनर्स थे, ठीक है। मोहसिन रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। मोहसिन यानी ये थर्ड नंबर का, तीसरे नंबर का जो पार्टनर है, ही इज़ रिटायरिंग पार्टनर। द रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यू द बिजनेस, यानी कि मेहताब और मज़र जो रह जाएंगे वो पार्टनरशिप को कंटिन्यू करेंगे। दिस इज़ द क्वेश्चन। रिक्वायरमेंट में लिखा है कि गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द रिटायरमेंट ऑफ मोहसिन अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सेपरेटली, ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर द रिटायरमेंट। अच्छा जी, तो केस नंबर 1 पे हम बात कर रहे हैं, तो हमने सॉल्यूशन की हेडिंग डाली, सॉल्यूशन ऑफ केस नंबर 1। देखिए जी, केस नंबर 1 में कहा जा रहा है हमसे कि मोहसिन इज़ टू बी पेड 40,000 कैश। मोहसिन साहब को पे किया जाएगा, मोहसिन इज़ टू बी पेड, मोहसिन को अदा किया जाएगा 40,000 कैश एंड इशूड अ 3 months नोट फॉर द बैलेंस। यानी मोहसिन साहब का अगर आप कैपिटल देखें, मोहसिन साहब का कैपिटल है 1,60,000, यानी कैपिटल ऑफ मोहसिन जो है वो है रुपीज़ 1,60,000। और केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि कैश उनको पे किया जा रहा है, यानी हम यहाँ पर समझ लें कि एक तरह से वर्किंग कर रहे हैं, तो उनको कैश पे किया जाएगा, कैश पे किया जाएगा 40,000, 40,000, ठीक है। और जो बकाया पैसा है, रिमेनिंग है, वो उनको 3 month का टाइम हमने दे दिया है कि 3 महीने में हम आपको दे देंगे, आप हमसे ये नोट ले लें। नोट मतलब रिटर्न में लिख के, बकाया बकाया पार्टनरों ने रिटर्न में लिख के दे दिया है कि हम आपको बकाया पैसा 3 महीने में देंगे। अब ये पार्टनरों का अपना आपस का ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि सारे पैसे अभी नहीं देने चाह रहे, उनके कुछ जाहिर सी बात है कुछ पॉइंट्स होंगे उनके माइंड में, उनको खदशात होंगे, इसलिए कुछ पैसा उनका रोका जा रहा है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि नोट पेएबल दिया जाएगा पार्टनर को, ठीक है, यानी कि कैश अभी दिया जा रहा है और बकाया का यानी कि 1,60,000 में से 40,000 तो अभी दिया जा रहा है, तो बाकी कितना बचा, 1,20,000, ठीक है। तो जब 40,000 दे दिया जाएगा तो 1,20,000 बच जाएगा, उसका वादा कर लिया है, वादानामा पहुंचा दिया गया है, वादानामा दे दिया गया है। तो इस तरह हमारे मोहसिन साहब का हिस्सा हो जाएगा 0, ठीक है, मोहसिन साहब का हिस्सा हो जाएगा 0, उनकी सेटलमेंट हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, हमें बनानी है इसकी जर्नल एंट्री। तो हमने हेडिंग डाली जनरल एंट्रीज, प्रॉपर फॉर्मेट में आप लोगों ने बनानी है जर्नल एंट्रीज़। हम यहाँ पर सिर्फ मेन कॉलम ही यूज़ करेंगे, डेबिट का कॉलम और क्रेडिट का कॉलम। सो एंट्री नंबर 1, सो बेसिकली व्हाट इज़ हैपनिंग हेयर, हमारे जो पार्टनर रिटायर हो रहे हैं उनका कैपिटल हमें करना है ख़त्म, उनका कैपिटल ख़त्म करना है, क्योंकि उनका रिटायरमेंट दिखाना है, मतलब उनको पार्टनरशिप से हटाना है। आप जानते हैं जब भी कैपिटल को इंक्रीज़ किया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है, लेकिन अभी हम कैपिटल को बढ़ा नहीं रहे बल्कि कैपिटल को घटा रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो मोहसिन का कैपिटल, तो मोहसिन कैपिटल हम करेंगे डेबिट, मोहसिन का कैपिटल 1,60,000 से डेबिट करेंगे, और उनको हम कुछ कैश दे रहे हैं। तो कैश में जब भी रिडक्शन आता है, कमी वाक़ई होती है, तो आप जानते हैं कि हमें कहाँ लिखना होता है, कैश को क्रेडिट साइड पे लिखना होता है। तो कैश को हम करेंगे क्रेडिट, जितना कैश पे किया जा रहा है यानी 40,000, और अभी कुछ पैसा उनका रोका जा रहा है 1,20,000,
उसका नोट पेबल बना के दिया जा रहा है, वादा नामा बना के दिया जा रहा है कि हम वादा करते हैं आपको 3 महीने में दे देंगे। सो दिस इज़ अ लायबिलिटी। जो पुराने पार्टनर अब रह जाएंगे, रिमेनिंग पार्टनर आपके रह जाएंगे, उन पर ये कर्ज बन जाएगा। तो जब लायबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट साइड पर आती है यानी नोट पेबल, और नोट पेबल का अमाउंट आएगा 1,20,000। इस तरीके से आपका डेबिट का टोटल भी 1,60,000 है और क्रेडिट का टोटल भी 40 और 120 160,000 है। नरेशन आप क्या लिखेंगे, टू रिकॉर्ड रिटायरमेंट ऑफ मोहसिन, टू रिकॉर्ड रिटायरमेंट ऑफ मोहसिन, ये हमारा जर्नल एंट्रीज हमारी बन गई है। अब हम बनाते हैं यहाँ पर बैलेंस शीट आफ्टर द रिटायरमेंट। अब बैलेंस शीट बना के देखते हैं कि मोहसिन के जाने के बाद की बैलेंस शीट कैसी बनेगी। आप लोग जानते हैं कि बैलेंस शीट में हमारे पास 2 साइड्स होती हैं। ये हमारी बन गई 2 साइड्स। हम एक साइड पे एसेट्स सारे मेंशन कर देते हैं कि कितनी जायदाद है बिज़नेस में, और एक साइड पे हमें ये बताना होता है कि उस जायदाद पे किस किस का हक़ है। इक्विटीज़, सबसे पहले जो हक़ होता है वो ऑनर्स का होता है, तो ऑनर्स इक्विटी हमें यहाँ मेंशन करना होगा। ऑनर्स में अब रह गए हैं आपके 3 पार्टनर थे, मेहताब, मज़हर, मोहसिन। मोहसिन तो चले गए, मेहताब का कैपिटल बचा है, मेहताब की इन्वेस्टमेंट यानी कि, और मज़हर का कैपिटल बचा है। मेहताब का कैपिटल और मज़हर का कैपिटल, ठीक है जी। मेहताब का जितना कैपिटल था अभी भी वही है, ना उनका कैपिटल बढ़ा है ना कम हुआ है। तो मेहताब साहब का कैपिटल 1,20,000 था क्वेश्चन में, अगर आप देखें। मज़हर का कैपिटल 2 लाख था, तो वो 2 लाख ही आ गया है। अच्छा जी, अब यहाँ पर लाइबिलिटीज़ का वजूद आ गया है, क्योंकि आपने जाने वाले पार्टनर को सारे पैसे नहीं दिए हैं, उनसे कुछ आपने उधार किया है कि भाई हम आपको कुछ पैसा बाद में देंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड नोट पेएबल। तो कारोबार पे फ़िलहाल अभी जाने वाले पार्टनर का हक़ बाकी है, लेकिन एज अ पार्टनर उसका हक़ बाकी नहीं है, वो सिर्फ एक हमारे लिए क्रेडिटर बना हुआ है, एक तरह की लायबिलिटी बनी हुई है हम पर, ठीक है, यानी पुराने पार्टनरों पर, रिमेनिंग पार्टनरों पर। और कितने की लायबिलिटी बनी हुई है, 1,20,000 की बनी हुई है, ठीक है। बेशक वो ऑनर की लिस्ट में से निकल गया है, लेकिन 1,20,000 अभी भी कर्ज़ के तौर पर हमारे मेहताब और मज़हर साहब पर आया हुआ है एज ए नोट पेएबल। अच्छा जी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ का हम टोटल करते हैं, तो टोटल यहाँ का हमारा आता है 4,40,000। अब 4,40,000 इक्विटी साइड का टोटल आ गया है। तो आप लोग ये बात भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि एसेट साइड का टोटल भी इतना ही आना चाहिए। एसेट साइड का टोटल भी 4,40,000 आना चाहिए, लेकिन हमें एसेट के बारे में कोई जानकारी यहाँ दी हुई नहीं है। जब एसेट के बारे में कोई जानकारी ना दी जाए तो आपने लिखना होता है अदर एसेट्स, और अदर एसेट में वही अमाउंट लिख दिया जाएगा जो हमारी इक्विटी साइड का टोटल है, ठीक है। तो 4,40,000, और जब यहाँ का टोटल आप करेंगे तो वो जाहिर सी बात है 4,40,000 है, क्योंकि आपकी बैलेंस शीट की दोनों साइडें इक्वल होती हैं। अगर यहाँ पर आपको इक्विटीज़ यानी बिज़नेस पे हक़ 4,40,000 का नज़र आ रहा है, तो जायदाद भी 4,40,000 की ही शो होनी चाहिए, लेकिन हमें नहीं बताया गया कि कैश कितना है, बिल्डिंग कितने की, फर्नीचर कितने का इनके पास। जब नहीं बताया तो अदर एसेट का नाम लेकर हमें वही अमाउंट यहाँ पे कॉपी करना होगा। सो दिस इज़ द बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट। ये हो गया हमारा केस नंबर 1। अब हम आगे बढ़ेंगे केस नंबर 2 के लिए। So solution of case number 2। केस नंबर 2 में हमारे क्वेश्चन में लिखा है कि मोहसिन सोल्ड 1/4 इंटरेस्ट टू मेहताब। देखें जी, पहले केस में आपने ये देखा कि हमारे रिटायर होने वाले पार्टनर का जितना भी कैपिटल इन्वेस्टेड था उसमें से कुछ अभी लेकर चले गए पैसा वो, और कुछ बाद में लेके जाएंगे, यानी जितना भी उनका पैसा लगा हुआ था वो सारा ही लेके जाएंगे, थोड़ा अभी और थोड़ा बाद में। लेकिन केस नंबर 2 कुछ अलग तरीके का है। इसके अंदर ये है कि
जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर है, जाने वाला पार्टनर है जो जा रहा है, वो अपने कैपिटल को बेच कर जाएगा, अपनी ऑनरशिप को बेच कर जाएगा। जो पुराने वाले पार्टनर हैं मेहताब और मज़हर, उन दोनों को बेच कर जा रहा है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि मेहताब और मज़हर दोनों को अपनी मिल्कियत बेच कर जाए, कि मेहताब और मज़हर उसकी मिल्कियत को अपने कैपिटल में मिला लें, ज़रूरी नहीं है। सिर्फ़ एक पार्टनर को भी बेच कर जा सकता है, यानी जाने वाले पार्टनर की मिल्कियत को ख़रीद लेगा रिमेनिंग पार्टनर में से कोई भी, या जितने भी पार्टनर हैं रिमेनिंग 2 हों 3 हों, वो जाने वाले पार्टनर के कैपिटल को ख़रीद लेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मोहसिन ने सोल्ड कर दिया अपना 1/4 इंटरेस्ट टू मेहताब एट 60,000, 60,000 रुपये में बेच दिया अपना 1/4 इंटरेस्ट यानी मिल्कियत। यानी अगर हम यहाँ पर बात करें कि मोहसिन सोल्ड 1/4 इंटरेस्ट टू मेहताब, तो यहाँ पर अमाउंट किस तरह कैलकुलेट होगा? अमाउंट यहाँ पे सर मोहसिन ने बेचा है, मोहसिन का कैपिटल तो था 1,60,000 और 1,60,000 का 1/4 बेचा गया है मेहताब को। तो 1,60,000 का 1/4 निकाल लीजिए आप। एक 1,60,000 का 1/4 आपने निकाला 40,000, यानी 40,000 की मिल्कियत मोहसिन ने बेच दी है मेहताब को, और मेहताब साहब से पैसे ले रहे हैं 20,000 रुपये, यानी कि ये है ऑनरशिप जिसको बेचा गया है, ऑनरशिप सोल्ड। और उसका प्राइस कितना है, कितने में बेचा गया है? 60,000 में बेचा गया है। ठीक है जी। अभी क्या करना है हम बात करेंगे। उसके बाद लिखा है कि एंड रिमेनिंग टू मज़हर एट 1,40,000, और बकाया जो मिल्कियत बची है वो मज़हर को बेच दी गई, यानी मोहसिन सोल्ड। अगर 1/4 इंटरेस्ट मेहताब को बेचा है तो 1/4 का जो रिमेनिंग बचा, 1/4 के अलावा जो इंटरेस्ट बचा वो कितना बचा? 3/4, यानी 3/4 इंटरेस्ट टू मज़हर। अब 1,60,000 का 3/4 अगर आप निकालें तो वो आ जाएगा 1,20,000, यानी 1,20,000 की ऑनरशिप बेच दी गई है किसको? मज़हर को, और मज़हर से पैसे कितने लिए गए हैं? 1,40,000। अब ये पार्टनर्स की आपस की अंडरस्टैंडिंग है कि वो कितने में मतलब कि उन्होंने आपस में डीलिंग की है। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि ऑनरशिप 40,000 की 60,000 में बेची जा रही है, 1,20,000 की ऑनरशिप 1,40,000 में बेची गई है। हमें प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो भी पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल को परचेज़ कर रहा है, ख़रीद रहा है, वो पैसा अपने घर से ला के दे रहा है, वो अपना पैसा घर से लाकर दे रहा है। बिज़नेस के पैसों में से जाने वाले पार्टनर को पैसा नहीं दिया जा रहा, क्योंकि बिज़नेस के पैसों में तीनों का पैसा है। ठीक है। ये एक समझ लें कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट के तौर पे कंपनी में हमारे मोहसिन मेहताब साहब और मज़हर साहब की तरफ से एडिशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी में आ रही है। ठीक है। लेकिन कंपनी के अंदर कैश ना आ रहा है, ना कंपनी से कैश जा रहा है। कैश जो है वो मेहताब और मज़हर साहब अपने घर से लाकर दे रहे हैं, और जाने वाले पार्टनर यानी मोहसिन को दे रहे हैं, मोहसिन लेके जा रहा है। तो जब भी ये सेल और परचेज़ की कहानी होती है, पार्टनरशिप एडमिशन के अंदर भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि परचेजिंग इंटरेस्ट का एक केस आता था, उसके अंदर भी हमने यही बात सीखी थी कि जब भी कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप में आता है, परचेजिंग इंटरेस्ट के ज़रिए से आता है, पुराने वाले पार्टनरों का कैपिटल परचेज़ करता है, तो जो भी पैसा वो पे करता है वो पैसा कंपनी के अंदर नहीं रखा जाता, वो पैसा पुराने वाले पार्टनर अपने घर ले जाते हैं। ऐसा ही केस ये वाला भी है। ठीक है। बस इस केस में क्या है कि जाने वाले पार्टनर ने अपना कैपिटल बेच दिया, और पैसे जो लेकर गया है रिमेनिंग पार्टनर से, वो रिमेनिंग पार्टनर ने कंपनी से निकाल के पैसा नहीं दिया, अपने घरों से निकाल के पैसा ला के दे दिया।
तो हमें सिर्फ बात करनी होगी कि ऑनरशिप कितनी जो है बेची गई है, कितनी ऑनरशिप हमारे मोहसिन साहब के कैपिटल से निकल जाएगी और कितनी हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल में शामिल हो जाएगी। तो प्राइस कितनी है, प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, बस ये बात आपने जहन में रखनी है। अब आइए जर्नल एंट्रीज़ बना लेते हैं। जर्नल एंट्रीज़ में आपने सबसे पहले मोहसिन का कैपिटल ख़त्म करना है, तो मोहसिन का कैपिटल डेबिट हो जाएगा बाय 1,60,000 और इसका कैपिटल जो है वो पैसे देकर आपने ख़त्म नहीं किया, बल्कि इनके कैपिटल को ख़रीद लिया है दो पार्टनरों ने। ठीक है, मेहताब ने ख़रीद लिया तो मेहताब का कैपिटल बढ़ रहा है तो उनका कैपिटल क्रिएट हो जाएगा। मज़हर ने भी ख़रीदा है तो मज़हर का कैपिटल बढ़ेगा तो मज़हर का कैपिटल क्रिएट हो जाएगा। कितना कितना ख़रीदा है, इन्होंने ख़रीदा है 40,000 का कैपिटल और इन्होंने ख़रीदा है 1,20,000 का कैपिटल। इस तरीके से 1,60,000 डेबिट साइड पर और 1,60,000 ही क्रेडिट साइड पर बन गया। टू रिकॉर्ड द रिटायरमेंट ऑफ मोहसिन, नरेशन आ गई, टू रिकॉर्ड द रिटायरमेंट ऑफ मोहसिन। अब यहाँ पर भी बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट आफ्टर द रिटायरमेंट। अच्छा जी, ये हमने पुरानी वाली वैल्यूज़ मिटा दी हैं। अब हम बात करें कि मेहताब का जो कैपिटल है, मेहताब का कैपिटल पहले कितना था। मेहताब का कैपिटल देख लेते हैं, पहले कितना था सर, पहले 1,20,000 था। अभी उन्होंने जाने वाले पार्टनर के कैपिटल का 40,000 ख़रीद लिया है। तो अब हमारे मेहताब साहब जो मालिक हैं 1,20,000 प्लस 40 यानी 1,60,000 की ऑनरशिप के मालिक हैं। अब इनको पुराने वाले पार्टनरों को यानी रिमेनिंग पार्टनर्स को फ़ायदा क्या हुआ, अब उनकी ऑनरशिप बढ़ गई है क्योंकि उन्होंने जाने वाले पार्टनर की ऑनरशिप को ख़रीद लिया था और उसके बदले में पैसे अपने घरों से ला के दिए थे। अपनी ऑनरशिप को पार्टनरशिप में बढ़ाया, लेकिन पैसे कहाँ से ला के दिए, घर से ला के दिए। मज़हर साहब का पहले कैपिटल 2 लाख का था और उन्होंने जो ख़रीदा है जाने वाले पार्टनर का कैपिटल वो ख़रीदा है 1,20,000। तो इस तरीके से इनका कैपिटल कितना हो गया, 3,20,000। अच्छा जी, ये कैपिटल हो गया। अच्छा, इस सिचुएशन में कोई लायबिलिटी नोट पेबल अराइज नहीं हुआ है, तो इसीलिए अब यहाँ का जो टोटल बनेगा उस टोटल को देख लेते हैं। सर यहाँ का टोटल बन गया है 4,80,000, 4,80,000। और आप लोग जानते हैं कि जब 4,80,000 इक्विटी साइड का बना है तो एसेट भी 4,80,000 के होने चाहिए, जो कि बताए हुए तो नहीं है लेकिन होंगे 4,80,000 के। तो एसेट साइड का टोटल भी कितना आएगा, 4,80,000। ठीक है जी, तो ये भी हमारी बैलेंस शीट बराबर आ गई है। तो ये हो गए हैं हमारे दो केसेस। पहले केस के अंदर जो है वो जितना भी उनका कैपिटल था 1,60,000, उसमें से कुछ पैसा अभी दे दिया, कुछ पैसा बाद में वादा कर लिया दे देंगे, उसकी बैलेंस शीट बना ली। दूसरे केस में जाने वाले पार्टनर ने जाते जाते अपना कैपिटल जो है वो रिमेनिंग पार्टनर्स को बेच दिया। ठीक है, फिर हमने खाली मेन पॉइंट ये पढ़ा कि आपने सिर्फ यही देखना है कि कितनी ओनरशिप कौन ख़रीद रहा है, उसके बदले वो कितना पैसा दे रहा है उसको हमने कुछ भी नहीं करना। ठीक है, और उसकी हमने बैलेंस शीट बनाई, एंट्री बनाकर दिखा दी। तो ये हमारा हो गया, समझ लें क्वेश्चन नंबर 1। इसको अच्छी तरीके से आप लोग देख लें। अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है नोट्स के अंदर, उसको आप लोगों ने अच्छी तरीके से बनाना है, सोच कर समझ कर। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 की हम लोग बात करेंगे, जिसमें मज़ीद केसेस आएंगे। ठीक है जी, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।